कि आप बोलते हो कि आप पहले एक्टिविस्ट हो और बाद में पॉलिटिशियन हो, और वो दिखता है बिकॉज बीजेपी के जितने करियर पॉलिटिशियंस हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग टू बी अ करियर पॉलिटिशियन, मैं उसको खराब नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन देर इज अ सॉर्ट ऑफ हेजिटेंस in talking about jihadi violence, in talking about Hindu rights, specifically Hindu rights. मैंने एक ट्वीट किया था कल, एक दिल्ली राइट के टाइम पे आपका एक इंटरव्यू था विद वायर, उसमें टॉप कमेंट था कि मैं सेक्युलर और लिबरल था, और ये इंटरव्यू देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत था. सो मोस्ट पॉलिटिशियंस, मोस्ट करियर पॉलिटिशियंस फ्रॉम बीजेपी, वो थोड़ा हेजिटेट कर जाते हैं सिर्फ हिंदू राइट्स के बारे में बात करने में, जबकि आपने वायर, बीबीसी, दोनों इंटरव्यूज में और कई सारे इंटरव्यूज में आपने बहुत क्लियरली और ठोक बजा के बोला है, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा, मैं सिर्फ हिंदू हित की बात करूंगा, आई विल टॉक अबाउट हिंदू राइट्स, क्योंकि आप जैसे हजारों हैं जो मुसलमान के राइट्स की बात कर रहे हैं, हिंदू भाई और बहनों के लिए बात करने वाले बहुत कम है. ऐसा बहुत कम पॉलिटिशियंस ने बोला है. सो इट शोज दैट यूर फर्स्ट एन एक्टिविस्ट एंड देन अ पॉलिटिशियन, एंड यू आर नॉट, आपका वो जो एक डीएनए है वो एक्टिविस्ट का है, पॉलिटिशियन का नहीं है. Totally. लेकिन हैज दैट हर्ट यू पॉलिटिकली? No. डू यू थिंक दैट इज हर्ट यू पॉलिटिकली? No. मैंने बोला और कुछ लोगों ने नहीं बोला, इसका ये मतलब नहीं है नूपुर कि वो मुझसे कम धर्म की या राष्ट्र की समझ रखते हैं. उनमें से कई तो बहुत गहरी समझ है. द ओनली डिफरेंस इज कि मेरे को आग के बीच में फेंक दिया गया, तो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टॉक अबाउट इट, बट टू स्पीक अबाउट इट. दिल्ली के दंगों का जो माहौल था, और उसमें दंगे करने वाले, मर्डर प्लान करने वाले, दिल्ली को जलाने वाले, इसकी पूरी साजिश रचने वाले, उन सब ने जिस तरह से मेरे को टारगेट करने की कोशिश की, एक झूठ को बेचने की कोशिश की, और उसके बाद कोई और विकल्प नहीं था सच बोलने के अलावा. हो सकता है कि किसी और परिस्थिति में कोई और व्यक्ति भी यही करता. तो इसीलिए मैं ये, क्योंकि हम सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते, हम सब कोई उस चौक पे खड़े हुए नहीं थे. तो जो खड़ा था उस चौक पर, उसको ही आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही थी. आरोपी का दंगाई, आतंकी, हत्यारा, ऐसा तो कोई टर्म नहीं है जो मेरे ऊपर फेंका नहीं गया, मारा नहीं गया, बोला नहीं गया. तो आई थिंक वो सिचुएशन थी. अपने दरवाजे पे जब आग लगती है तो ये बाकी सभी सिद्धांत उसके बाद आते हैं. पहले अब मेरे दरवाजे की आग बंद हो, मेरा बच्चा स्कूल जाए, मेरे बुजुर्ग अस्पताल जाना हो तो अस्पताल जाए, और मैं अपने काम धंधे पे जाऊं. ये पहली प्रायोरिटी है किसी भी इंसान की पूरी दुनिया में. हमारी वो प्रायोरिटी पे ही ताला लगा दिया गया था. सो यू आर सेइंग कि आपका वोकल होने का जो एक जर्नी था वो तब से भी ज़्यादा शुरू हुआ जब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर इनके एजेंडा में वो फिट होता है तो. उससे भी ज़्यादा मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि राजनेताओं की गाड़ियाँ, ह्यूमन राइट्स के काफिले, दुनिया की बड़ी बड़ी एनजीओ और देश के जाने माने पत्रकार, ये रंग देख के, धर्म देख के, पहचान देख के घोषणा करते हैं कि विक्टिम कौन है, पीड़ित कौन है, किसके दरवाजे पे इनको जाना है, और किसके मरने के बाद भी नहीं बोलना, किसके थप्पड़ को भी ग्लोबल हेडलाइन बनाना है, और किसके चाकुओं से गुदे हुए शव को भी अनदेखा कर देना है. ये बहुत कड़वा सच है, और इस सच को हमने दिल्ली के दंगों में अपनी आंखों से देखा है. अंकित शर्मा का जो हाथ, नाले से निकलता हुआ हाथ, उसके बाद की चुप्पी किसी भी समाज के लिए आत्मघाती होगी. दिलबर नेगी के साथ जो हुआ, दिनेश खटीक के साथ जो हुआ, ये कांस्टेबल रतनलाल जी के साथ जो हुआ, और उसके बाद जो कहानी बेचने की कोशिश की गई इस दुनिया को, और आज भी कई लोग उस कहानी को खरीदते हैं, उसमें आप आतंकवादियों को, दंगाइयों को, हत्यारों को, साजिश करने वालों को, दिल्ली के जलाने वालों को आप मासूम बता रहे थे, और जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, अपने घर वालों को खो दिया, अपने जवान बेटों को खो दिया, उनको आप आरोपी बता रहे थे, उनको आप मुजरिम बता रहे थे. तो विकल्प क्या बचता है इसके बाद? और एक छोटा सा, आपको मालूम है लेकिन आपके माध्यम से और लोगों को मालूम हो, जब शाहरुख पठान बंदूक लेके निकला, पुलिस वाले के ऊपर उसने बंदूक डाली, तान के खड़ा है पुलिस वाले के ऊपर बंदूक, शक्ल सामने, चेहरा सामने, पहचान सामने, नाम सामने, पूरी दुनिया को पता था, हर एक पत्रकार को, हर मीडिया वाले को पता था इसका नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है, उसका वीडियो सामने था. लेकिन रात को 9 बजे क्या बोला रवीश ने? अनुराग था उसका.
शाहरुख पठान को अनुराग बना दिया। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी पत्रकार का करियर उस दिन खत्म हो जाता, इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद। नहीं ये हुआ। ये इनफैक्ट इकोसिस्टम। बहुत सारे मीडिया ने ये बोला था हाँ कि उनका नाम अनुराग है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट ने फिर जब पता चल गया सबको एंड एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग देम आउट कि उनका नाम शाहरुख है पठान, तो खत्म, स्टोरी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वो जस्टिफाई करने लग गए थे दैट दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द ओप्रेस्ड। हाँ, कि अगर आप मुसलमानों को मार रहे हैं तो उनके पास और क्या विकल्प है कि वो तो बंदूक ऑब्वियसली उठाएगा, बंदूक हाँ। उठा के आपके सामने और मार कौन रहा था? बम किसके छत से Yeah. मिला? हथियार किसके यहाँ से मिला? पेट्रोल बम किसके यहाँ से मिला? पत्थर किसकी छत पे मिला? रस्सी बांध के स्कूल के अंदर कौन कौन लोग उतरे थे? स्कूल को बंद होने से पहले अपने बच्चों को लेके कौन लोग गए थे? कांस्टेबल रतनलाल के साथ लिंचिंग किसने की थी? डीसीपी अमित शर्मा को की लगभग हत्या किसने कर दी थी? तो ये गलियों को, दुकानों को, भजनपुरा का पेट्रोल पंप किसने जलाया था? तो और उसके बाद आप उन्हीं सबको मासूम बता रहे हो, और उसके बाद आप ये कह रहे हो क्योंकि ये पीड़ित है इसीलिए ये कर रहा है। यमुना विहार की जो गाड़ियां जली थी, घर जले थे, वो प्रीति गुप्ता का जो घर जला दिया था, किसने किया था ये सब? कौन थे करने वाले? कहां से आए थे वो लोग? किस बहाने पे कर रहे थे? और उनका मुद्दा क्या था? क्या मुद्दा था? जिस कानून से उनका लेना देना नहीं है, जिस कानून में उनका नाम नहीं है, उनका मेंशन नहीं है, उसके नाम पे आप ये काम कर रहे थे, उसके नाम पे आप ये आग लगा रहे थे। तो इसी इकोसिस्टम कि आपका बंदूक लेके कौन आएगा ये भी आपको पता है, उसके बाद थाना कौन जलाएगा ये भी आपको पता है, उसको बचाने के लिए कोर्ट में कौन खड़ा होगा ये भी पता है, और मीडिया में उसको अनुराग कौन बताएगा ये भी पता है। कितना मैसिव सिस्टम इन लोग बना के बैठे हुए हो। तो ये अपनी आंखों से देखा हमने दिल्ली के दंगों में। और आज जबकि लगभग 3 साल हो चुके हैं, आज जब उसकी चार्जशीट है, उसकी जांच रिपोर्ट सामने, और अभी जो लास्ट वीक जामिया मिलिया इस्लामिया का वही व्यक्ति जो शाहीन बाग का तंबू गाड़ रहा था, वो ISIS के मेंबर निकल के आया है और पूरे दिल्ली में 26/11 जैसे हमले की प्लानिंग कर रहा था। क्या किसी भी मीडिया ने इस स्टोरी को इस एंगल से चलाया? मैं पहले दिन से कह रहा था, मैंने दंगों से पहले कहा था कि शाहीन बाग जो है ये आंदोलन दिल्ली को जलाने के लिए किया गया है। तब मेरे ऊपर केस किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी मेरे पे केस किया, मेरे को 2 दिन चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया था इन द मिडिल ऑफ द इलेक्शन, क्योंकि मैंने शाहीन बाग के ऊपर सवाल उठाया था। पर क्या मैं सही साबित नहीं हुआ? 20 दिन बाद ही सही साबित हुआ। पूरा दिल्ली इन्होंने जला के रख दिया। कितने बच्चे हमारे, अगर वो 20 दिन पहले उस चिंता को इस देश के मीडिया ने और इस देश के सोचने वाले लोगों ने उसको चिंता के ऊपर ध्यान भी दे दिया होता तो क्या ये होता? तो हमने अपनी आंखों से देखा है नुपुर जी। इसलिए क्या है कि जिस तन लागे वो तन जाने, अपना दरवाजे पे आग लगी, इसीलिए हमारी आवाज थोड़ी ऊंची है। लेकिन जो की आवाज ऊंची नहीं है उनकी समझ कहीं और भी ज्यादा गहरी है। ऐसे लोगों से मैं मिला हूं और मैं जानता हूँ। तो कपिल जी, मैं दिल्ली राइट्स में लास्ट में आने वाली थी, बिकॉज आपको पता है कि आप और मुझे पता है कि आप और मैं जब दिल्ली राइट के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो शायद बहुत लंबा चलेगा, दूर तक जाएगी बात। बट सिंस वी स्टार्टेड तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। 23rd of February 2020 आप मौजपुर गए थे करीबन 3:30 बजे, इफ आई एम एक्यूरेट, एंड आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम आपको 3 दिन का मौका दे रहे हैं, प्लीज करेक्ट माय स्टेटमेंट क्योंकि बहुत साल हो गए, बट योर स्टेटमेंट एसेंशियली वाज दैट वी आर गिविंग यू 3 days। ट्रम्प जब तक यहाँ पे है हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद हम रास्ते खाली करवाएंगे। इज दैट एक्यूरेट? मेरा स्टेटमेंट में वर्ड बाय वर्ड ही बताया था। हाँ। मैंने ये कहा था, पहली बात तो मैंने किसको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पुलिस वाज स्टैंडिंग राइट बिसाइड डीसीपी साहब खड़े थे वहाँ पे। डीसीपी साहब को बोला, क्या कहा कि मैं आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, आपको हमारी सड़क खाली करानी पड़ेगी, इसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। लोकतंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक या पॉलिटिकल मूवमेंट का इसके अलावा कोई और क्या तरीका होता है? आप जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं, पुलिस अथॉरिटी को आप एक अल्टीमेटम देते हैं, और मांग भी क्या थी कि भैया मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, सड़क खोल दो। राइट। हमारे घर में जो लोग बीमार हैं उन्हें अस्पताल जाना है, हमारे को कुदरती बिरयानी नहीं मिलती, हमारा घर कुदरती बिरयानी से पेट नहीं भरता, हमें नौकरी पे जाना पड़ता है, काम धंधे पे जाना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, तो हमारा घर चलता है। तुम्हारा भरता होगा, कोई कुदरती बिरयानी आती होगी, उससे तुम्हारे बच्चे खा लेते होंगे, हमारे नहीं खाते। हमारा नौकरी करने जाता है लोग, आदमी सुबह जाता है रात को आता है, पत्नी भी जाती है काम करने, तब जाके घर चलता है। तुम्हारा सड़क बंद कियागा, उसका बच्चे का फीस देने का पैसा नहीं होगा उसके पास अगले महीने का। तो ये सड़क, और डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक राइट है ना कि अपने घर से निकल के कहीं जाने का अधिकार।
इससे इससे ज्यादा बेसिक दूसरा कौन सा जिंदगी जीने का अधिकार के बाद का ये, आई थिंक ये बेसिक राइट है कि मैं अपने घर से निकल सकूं और जहां मैं जाना चाहता हूं अपने देश के अंदर वहां मैं जा सकूं। इससे इससे ज्यादा बेसिक कोई और अधिकार नहीं हो सकता लोकतंत्र का। उसकी उसकी मांग रखी पुलिस के सामने। व्हाट वाज, ये आपने पहले भी बोल चुके हैं, बट सिंस यू एंड आई आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने जब बोला कि हम रास्ते खाली करवाएंगे, हम नहीं सुनेंगे आपके, व्हाट वाज द इंटेंशन कि उस स्टेटमेंट के बाद, वो 3 दिन के बाद, व्हाट वाज द प्लान कि आप क्या करेंगे आफ्टर दोस 3 days? नहीं, मैं एक्चुअली कहना ही नहीं चाहता कि मेरा क्या प्लान था, क्योंकि ये 3 साल बाद मैं कुछ भी बोलूंगा उसका कोई मीनिंग नहीं है। राइट। मेरे से उस वक्त तो किसी ने नहीं पूछा क्या प्लान था, हम्म। किसी ने नहीं पूछा ना कि भैया नहीं खुलेगा तो क्या करोगे। तो देयर इज नो पॉइंट नाउ गोइंग बैक एंड एक्सप्लेनिंग कि मैं क्या करता। राइट। लेकिन मेरे को ये अंदेशा था कि माहौल खराब है, मेरे को ये अंदेशा था कि साजिश भयानक है, और इसीलिए मैं लगभग 1.5 महीने से इसके बारे में बोल रहा था। शाहीन बाग नहीं है, दिल्ली में एक शाहीन बाग नहीं था। सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए, दिल्ली में एक शाहीन बाग नहीं था। करेक्ट। दिल्ली में केवल एक सड़क बंद नहीं थी, और जिस इलाके में मैं गया था वो पूरा इलाका एक तरह का जेल बन चुका था, क्योंकि जमुना पार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली जिसको हम उत्तर पूर्वी दिल्ली बोलते हैं, जमुना पार का इलाका बोलते हैं, मौजपुर जहाँ मैं गया, ये इलाके को दिल्ली से खाली 2 सड़क जोड़ती हैं। एक वजीराबाद की सड़क जहाँ पे कांस्टेबल रतनलाल जी का मर्डर हुआ, और दूसरा ये जाफराबाद की सड़क जहाँ से ये मॉब आई, मेट्रो बनती और ये मॉब आई जहाँ से उस दिन दंगा करने के लिए मौजपुर की मॉब आई। इस ये लगभग 35 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, 35 से 40 लाख लोग। आपने इनको काट दिया था पूरे देश से, दे वर डिस्कनेक्टेड। और उस दिन शाम से जो वायलेंस हुई है उसमें जिस तरह के हथियार थे, और बाद में कोर्ट में ताहिर हुसैन का जो बयान है, उस सबको अगर आप एक साथ रखें और आप पिक्चर देखें तो साजिश बहुत भयानक थी इन 40 लाख लोगों के खिलाफ। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ताहिर हुसैन के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये एक प्लान्ड वायलेंस था काफिरों को सबक सिखाने के लिए। वी वांटेड टू टीच काफिर्स अ लेसन। नाउ मौजपुर यहाँ है, जाफराबाद के उन्होंने ऑलरेडी मेट्रो बंद कर दिया था, पिंजरा तोड़, एंड आई थिंक देयर वर ऑलमोस्ट 500 मुस्लिम विमेन जो वहाँ पे बैठ गए थे, और उन्होंने मेट्रो बंद कर दिया था। वजीराबाद में भी ब्लॉक कर दिया था, the roads were blocked, and this area was completely cut off. Now, when the violence started, the first murder, the first death was that of Ratan Lal, 24th को दोपहर के 12:30 से 1 बजे के बीच में। Somehow जो पूरा blame था of the conspiracy, of the riot, of the violence was put on your head. Now, आपको याद होगा कि नहीं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। करीबन 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि आप एक विसल ब्लोअर है इन द चार्जशीट्स, एंड ये एलिगेशन लगा है इन द चार्जशीट्स कि आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं एज अ विसल ब्लोअर। व्हेन वी वेंट डीपर इनटू द चार्जशीट, हमें ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली DSGP जो ग्रुप था उसमें राहुल रॉय बाय 24th ये थ्रेटनिंग मैसेजेस डाल रहे थे कि इस ग्रुप से मैसेजेस बाहर जा रही हैं और आप मैसेजेस जो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो फॉरवर्ड करना बंद करिए, वरना द कॉन्सिक्वेंसेस आर गोइंग टू बी टेरेबल। तो जो पुलिस ने चार्जशीट में लिखा था कि विसल ब्लोअर को थ्रेट्स आ रहे हैं, इट वाज अबाउट राहुल रॉय थ्रेटनिंग द पीपल ऑफ हिज ग्रुप DSGP फ्रॉम लीकिंग मैसेजेस जो वहाँ पे प्लानिंग हो रही थी वायलेंस की टू द पुलिस। उसी ग्रुप में ये बात हुई थी 24 तारीख को, आफ्टर द वायलेंस हैड स्टार्टेड पीकिंग, कि कपिल मिश्रा के खिलाफ, कपिल मिश्रा के अगेंस्ट FIR करवाना जरूरी है। सो द सीड ऑफ हाउ यू एंडेड अप बीइंग responsible for this violence in larger public narrative started from DSGP group and Rahul Roy saying and the others saying कि कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR कराना जरूरी है। A lot of people don't know कि आपको भी पुलिस ने बैठा के घंटों क्वेश्चन किया था about your alleged incitement that led to the violence, which I know you know it's not the case, but आपको क्वेश्चन किया गया था। Could you give us some insight कि क्या क्वेश्चनिंग था, what were the kind of questions,
And what then made to the charge sheet? कि आपका क्या what did the police find in the questioning with you that then made it to the charge sheet? देखिए नुपुर जी, सबसे पहले तो दिल्ली दंगों के बारे में एक झूठ बेचा जाता है कि ये दंगा फरवरी में शुरू हुआ या 23 फरवरी को शुरू हुआ या 24 फरवरी को हुआ। दिल्ली का दंगा दिसंबर में शुरू हो गया था, दिसंबर 2019 ये दंगा शुरू हो गया था। उस दिन जिस दिन अमानतुल्लाह खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने खड़े होकर ये बोला कि मोदी मुस्लिम औरतों का बुर्का छुटवाना चाहते हैं और आदमियों का दाढ़ी और टोपी छुटवाना चाहते हैं। अमानतुल्लाह खान का ये बयान, ये स्पीच, प्रोवोकिंग स्पीच ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे है, सबके सामने है। उस वहीं से मॉब निकलती है। वो मॉब जामिया के सामने खड़ी हुई सीएनजी बसों को आग लगाती है। वो सीएनजी बसों में सिलेंडर लगे हुए हैं, सीएनजी सिलेंडर लगे हुए हैं। एक के बाद एक बस जलाई जाती है, गाड़ियां जलाई जाती हैं, घरों में तोड़फोड़ की जाती है। दैट वाज द डे दिल्ली रॉयट्स स्टार्टेड। और वो कोई छोटा हमला नहीं था। अगर वो सिलेंडर ब्लास्ट होते तो वो एक तरह से सीरीज बम ब्लास्ट दिल्ली में होते। इतनी गाड़ियों में आग लगाई गई थी उस दिन, बसों में, सीएनजी सिलेंडर वाली बसों में, और इतनी गाड़ियां जलाई गई थी। उसके नेक्स्ट डे सीमापुरी में बांग्लादेशी भीड़ आईपीएस ऑफिसर को मारती है, पत्थरों से मारती है, पुलिस वाले सड़क पे गिर जाते हैं। कब हो रहा है ये? दिसंबर 2019 में। मॉब निकलती है आपका जामा मस्जिद से और दरियागंज में थाने पे हमला करती है। वहाँ पर जो आपका ये दिल्ली गेट का पूरा इलाका, इसमें गाड़ियाँ जलाई जाती हैं। दिसंबर 2019। ये दंगा नहीं है, ये रॉयट्स नहीं है। बसें जलाई जा रही हैं, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, घरों में तोड़ा जा रहा है, लोगों की गाड़ियाँ जलाई जा रही है। दंगा नहीं है। दंगा जब शुरू हुआ, जब कपिल मिश्रा मौजपुर गया, इसके 2 महीने बाद दंगा तो उसी दिन शुरू हो गया दिल्ली के अंदर। और उस वक्त के भाषण अगर आप सुनेंगे अमानतुल्लाह खान के या बाकी हर्षमंदर के, शाहीन बाग पे खड़े होकर हर्षमंदर ने जो बोला, और हर्षमंदर का इसके बाद का पूरा जो रोल इस पूरे दंगों में है, और इस ग्रुप में भी आई थिंक हर्षमंदर इज ऑल्सो देयर, द ग्रुप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो मुझे लगता है कि पुलिस के पास तो ये सारी चीज सामने दिख रही है। पुलिस के पास व्हाट्सएप चैट है, उनके ग्रुप्स के रिकॉर्ड है, उनकी मीटिंग्स के रिकॉर्ड है। कांस्टेबल रतनलाल जी का मर्डर जब हुआ है, और ये अमित शर्मा जी के ऊपर, डीसीपी के ऊपर जो चांदबाग में हमला हुआ है, जो कि अभी आपने बताया कि फर्स्ट मर्डर है दिल्ली रॉयट्स के उन 3 दिनों का, जब दिल्ली रॉयट्स के आखिरी 3 दिनों का, नॉट फर्स्ट डे बट लास्ट 3 डेज ऑफ दिल्ली रॉयट्स, उसमें जो पहला मर्डर है कांस्टेबल रतनलाल जी का, दोपहर को हुआ। लेकिन ये इसकी प्लानिंग कब हुई? इसकी प्लानिंग तो आपने 14, 15, 16 फरवरी चांदबाग में मीटिंग में की। बिल्कुल। उसका रिकॉर्ड है जिसमें आप बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा करना होगा, ये पुलिस अफसर को भी कुछ छोड़ना नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये तो आपको क्या 15, 16 फरवरी को पता लग गया था कि कपिल मिश्रा मौजपुर में जाएगा, सड़क खुलवाएगा। ताहिर हुसैन ने थाने से अपनी जो रिवॉल्वर है वो रिलीज करवाई एक दिन पहले। तो क्या 22 तारीख को, तो क्या उसको ये पता था कि 23 तारीख को मैं उधर मौजपुर जाने वाला हूँ? तो इट वॉज प्री प्लान्ड एंड पुलिस हैज ऑल द एविडेंसेस। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, पुलिस के पास डेटा है, पुलिस के पास डिजिटल रिकॉर्ड है, पुलिस के पास इनके बयान है, इनके मोबाइल ट्रैक है। और यही सब कुछ पुलिस ने मेरे साथ भी किया। जो आपने पूछा कि मेरे से, मेरा पूरा लोकेशन, मेरे ट्रैक, मेरा किससे बात हुआ, कब मैं कहाँ पे गया, किससे मैंने, सब कुछ पुलिस के पास था। पुलिस ने उस सबको क्रॉस चेक किया मेरे को बैठाकर, मेरे से पूछा है कब मेरी किससे बात हुई, कहाँ मैं मौजपुर में क्यों गया, मैंने जो बोला उससे पहले और उसके बाद कि मेरे एक्शंस क्या थे। तो उस सब के बाद पुलिस ने कंक्लूड किया है जो भी उनका कंक्लूजन है चार्जशीट के अंदर। हाउ लॉन्ग वाज योर इंटरोगेशन? कितने घंटे चला? लंबा चला, अच्छे से लंबा चला। मेरे को इस तरह के इंटरोगेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले। तो मेरा ये मानना है कि आई एम हैप्पी कि पुलिस ने मेरे को बुलाया और पूछा। ठीक है, मेरा कोई रोल नहीं है, वो सामने से निकल के आ रहा है। वो रिकॉर्ड भी यही बोलेगा, डिजिटल रिकॉर्ड भी यही बोलेगा, मोबाइल लोकेशन भी यही बोलेगा। और मैं पब्लिक में रहा हूं, तो मेरे घर से ना पत्थर मिला, ना बम मिला, ना गोली चली, मॉब मेरे यहाँ से नहीं निकली। तो ये सब कुछ सबकी आंखों के सामने है। ये तो जिसको आंखों पे पर्दा डाल के झूठ बेचना है, वो ताहिर हुसैन को बचाने वाले कौन लोग थे? इस देश के पत्रकार थे ना, मीडिया थी, जिन्होंने पुलिस के अरेस्ट से पहले ताहिर हुसैन का सरेंडर दिखा जाए, उसको उधर जहां मस्जिद के अंदर बिठाया, छुपा के रखा मदरसे के अंदर, और वहां से उसका पहले फेक वीडियो बनाया, पीछे उसके झूठी आग लगी हुई दिखा के वो जो उन्होंने झूठा वीडियो चलाया, और उसके बाद उसको छुपा के रखा। उसके बाद उसकी सरेंडर कराने की कोशिश की गई, और उसमें इस देश के बहुत बड़े बड़े मीडिया के लोग थे, छोटे लोग नहीं थे।
और अगर आज भी कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर अभी भी गूगल कर लो कि ताहिर हुसैन का इंटरव्यू चलाया किसने, मैं ले लेती हूँ। द वायर, अरफा खानूम शेरवानी, ऑल्ट न्यूज, मोहम्मद जुबैर, प्रतीक सिन्हा, द लिस्ट इज एंडलेस। अरफा ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है मर्डर में। किसके मर्डर में? आईबी ऑफिसर के मर्डर में। उसका वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो और उसको आप डाल रहे हो, अब जिसको पुलिस ढूंढ रही है, और आप उस, और पूरा तैयारी ये था कि उसका सरेंडर करवाओगे आप, पुलिस गिरफ्तार करने से पहले वो उसको वहां पे सरेंडर करवाओगे कोर्ट के अंदर। तो ये मेरे को नहीं लगता दुनिया के किसी भी देश में वहाँ का मीडिया या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास इस तरह से मर्डरर्स को, टेररिस्ट को सपोर्ट करता होगा जो हमने देखा है। इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग बात है कि ताहिर हुसैन के खुद के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसने ये कहा है कि जब दंगे हो रहे थे 24 और 25 तारीख को, तो वो बार बार दंगों के साइड से, जो पुलिया है चांदबाग पुलिया से, वहां से वो बार बार अपने घर आ रहा था और पुलिस पीसीआर वैन पे फोन कर रहा था और फिर से वापस जा रहा था, ताकि उसके फोन रिकॉर्ड्स में ये लगे और बाद में ये क्लेम कर सके कि वो खुद वायलेंस का विक्टिम है और वो पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इन द सेम ब्रेथ ही स्पोक अबाउट हाउ द पुलिया वाज कंप्लीटली कट ऑफ। तो पुलिस जो पुलिया के उस तरफ थी, वो इस तरफ आके हिंदुओं को बचा नहीं पा रही थी। जो पुलिस इस तरफ थे, फॉर एग्जाम्पल अंकित शर्मा, he was then brutally murdered. And this entire thing is there in his own words, in his disclosure statement, in charge sheet number 59 by 2020 as well, and in Tahir Hussein's charge sheet as well, independent charge sheet as well. और ये चार्ज शीट निकलने के बाद भी ये जितने मीडिया हाउसेस हैं जो आपके सर पे टिकड़ा फोड़ते हैं, उन्होंने ये बात आज तक भी नहीं दिखाई, कवर नहीं की। और ये तो तब है जब सब कुछ कैमरे पे है। अनुपुर, ताहिर हुसैन is on camera with the mob from the rooftop of his house. जिस यहाँ से पत्थर चल रहा है, बम चल रहा है, पेट्रोल बम फेंका जा रहा है, बगल के गाड़ियों का गोदाम चलाया जा रहा है, इट्स एवरीथिंग इज ऑन कैमरा, एवरीथिंग इज ऑन कैमरा। तब इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, तब उस आदमी को। और ताहिर हुसैन कठपुतली है, ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड नहीं है, ताहिर हुसैन कठपुतली है। ताहिर हुसैन को कौन लोग चला रहे थे, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को कौन लोग भड़का रहे थे। ताहिर हुसैन ने मर्डर किया है, लेकिन ही इज द वेपन। चलवाने वाला कौन था, मर्डर करवाने वाले लोग कौन थे, किन्होंने ये पूरा नैरेटिव बेचा कि तुम्हारे को ये 5 तारीख को आने वाली 5 अगस्त को या 5 इसको तुम्हारे को देश से निकाल दिया जाएगा। कौन से कानून में लिखा था ये? सड़क बंद करो, आग लगाओ, पिंजरा तोड़। वो उन्होंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेनिंग दी जा रही थी कि गर्म तेल कैसे फेंकना है, आग कैसे लगानी है, करंट कैसे लगाना है। आप औरतों को ये ट्रेनिंग दे रहे थे, औरतों को। तो अमित शर्मा जी का भी जो ऑलमोस्ट लिंचिंग हुआ था, इट वाज बाय बुर्का क्लैड मुस्लिम विमेन हु हैड कॉल्ड हिम टू द टेंट कि आप बात पहले बुलाया, अंदर बुलाया, चारों तरफ से घेरा। बुलाने से पहले उस इलाके का सारा सीसीटीवी फोड़ा गया, सारे सीसीटीवी तोड़े गए, पत्थर इकट्ठे करके रखे गए, लाठियां इकट्ठी करके रखी गई। फिर आप उस इलाके के टॉप पुलिस ऑफिसर को अंदर बुलाते हो, औरतें बुलाती हैं अंदर। जब अंदर आने के बाद और अंदर लाने की कोशिश की जाती है, चारों तरफ से घेरा जाता है और आप उसको मारना शुरू करते हो। उनको मारते हो, तब तक मारते हो जब तक वो लगभग मर नहीं जाते। उनके साथी उनको उठा के भागते हैं, भागते हुए एक कांस्टेबल पीछे रह जाता है जिसका आप मर्डर करते हो। वहां पर 20 सड़क में मार मार के हत्या कर देते हो कांस्टेबल रतन लाल की। उसी हत्या के इरादे से ये मॉब डीसीपी अमित शर्मा के पीछे भागती है। अमित शर्मा सामने एक अस्पताल के अंदर, उनके साथी उन्हें उठा के लेके भागते हैं, बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, अस्पताल के ऊपर अटैक किया जाता है, अस्पताल को आग लगाने की कोशिश की जाती है। ये तब उधर अस्पताल के ऊपर से कोई हवाई फायर करता है, तब ये मॉब उधर से हटती है। ये अस्पताल के अंदर घुस के डीसीपी अमित शर्मा का मर्डर करने की तैयारी वाली मॉब थी। कौन थे ये लोग, क्या कर रहे थे ये लोग? ये क्या नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं? सिटीजन्स तो ये है ही नहीं, लेकिन ये क्रिमिनल्स भी नॉर्मल नहीं है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर 2 पुलिस ऑफिसर्स का वहां पे करने की कोशिश की गई। कोई अमित शर्मा की पत्नी का या उसके माता पिता का कोई ईश्वर के सामने किया हुआ कोई ऐसा तपस्या, कोई ऐसी साधना होगी जो ईश्वर ने सुन ली और अमित शर्मा जिंदा है, तो इन्होंने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 35 दिन अस्पताल में रह के आए। और कांस्टेबल रतन लाल की गलती क्या थी, और कितनी बुरी तरह, किस प्रकार से उनके साथ जो किया गया है, इसका कोई इस देश के मीडिया ने इसके बारे में बात की है क्या? कभी चर्चा की है? गलती ये थी कि ही इज अ काफिर पुलिसमैन वर्किंग फॉर अ काफिर हिंदू स्टेट। उनकी गलती ये थी। उनका मर्डर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पुलिस में थे, उनका मर्डर इसलिए हुआ था बिकॉज ही वाज, एंड इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। ये कोई
कोई गलती से नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं हुआ है। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर। और इसको इस देश के मीडिया ने इन इतने ही शब्दों में कहने में आज तक बची है, और ये सबसे शर्मनाक सच है इनके इस देश, इन दंगों का और इनके इकोसिस्टम का। Now, कपिल जी, recently ये भी आपने हिंट थोड़ा you mentioned it, the ISIS angle that has emerged to the Delhi riots. अरशद वारसी जो थे वो स्टूडेंट्स ऑफ जामिया एसओजे के, ही एंड शर्जील इमाम, उन्होंने दोनों मिलके ही एसओजे बनाया था। उसमें पूरी प्लानिंग की गई थी उस ग्रुप में कि किस तरह से अल जजीरा को इन्वॉल्व करना है, टीआरटी को इन्वॉल्व करना है। जिस तरह के पैम्फलेट्स प्रिंट करके मस्जिदों में बांटे गए थे, मुसलमानों को बांटे गए थे, उनकी अंडरग्राउंड मीटिंग्स हुई थी जिसमें अरशद वारसी एंड शर्जील इमाम वर इन्वॉल्व। वी ऑल्सो नो दैट शर्जील इमाम वॉज उमर खालिद्स चेला, वो चार्जशीट्स में भी लिखा गया है। And Arshad Warsi has now been arrested in the Pune ISIS model. The Pune ISIS model was planning to do multiple bomb blasts in Delhi. उनके पास हथियार थे, उनके पास बॉम्ब ब्लास्ट के सामान थे, वो बॉम्ब बनाना जानते थे। They were wrecking Hindu leaders, Hindu areas, temples and so on and so forth, ताकि वो सबसे ज़्यादा inflict कर सके damage. They had handlers of ISIS and they had handlers in Pakistan. ये अरशद वारसी है जो अब पुणे के आईसिस मॉडल में अरेस्ट हुआ है। इट इज़ द सेम अरशद वारसी जो एसओजे में था। इट इज़ द सेम एसओजे जो बाद में जाके फेसबुक पे पोस्ट करती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है कि हम नेशनलिज्म के खिलाफ हैं, हिंदुओं के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है। सो नाउ देयर इज अ प्रूवन आईसिस एंगल टू दिस इंटायर दिल्ली एंटी हिंदू राइट्स। अरशद वारसी एक बहुत छोटा सा पॉन था जो एसओजे में था, शर्जील इमाम के साथ था, चेला था। Do you suspect that the ISIS and PFI angle runs deeper? क्योंकि अगर शर्जील इमाम और अरशद वारसी इतने क्लोज थे, पर्सनली मुझे मुश्किल होती है ये विश्वास करने में कि और किसी को नहीं पता था कि अरशद वारसी का एक आईसिस एंगल है। 100% सबको पता था। और खाली अरशद वारसी का आईएस एंगल नहीं है, ये सबका है। उमर खालिद के पिताजी कौन है? जो सिमी के पार्ट थे, सिमी का लीडर थे, आतंकवादी संगठन का लीडर है। राइट। उमर खालिद की एकमात्र पहचान यही है। इसके अलावा उमर खालिद का पूरी जिंदगी का कोई दूसरा अचीवमेंट नहीं है लाइफ का। देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी दैट ही इज कैरिंग, ही इज सन ऑफ अ सिमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लीडर, who is also now part of All India Muslim and he is Personal Law further Board. carrying the agenda. ISIS का बंदा साथ में चल रहा है। दिल्ली riots was not just an act of violence, it was an act of terror. Yeah. और ये उनके पकड़े हुए लोगों के बयान भी बता रहे हैं कि एक को मारो 10 को डराओ। दहशत, आतंक, ये उनका एजेंडा था, यही उनकी प्लानिंग थी। एक इलाके को घेर के और यहाँ से लोगों का पलायन करवाओ बाद में, जिसका किसी ना किसी रूप में उन्होंने टारगेट अचीव भी किया है। इट्स नॉट हैपनिंग एट मास लेवल बट इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग एट सम लेवल। तो ये प्लान्ड टेररिस्ट एक्ट है, उसी की तरह इसको ट्रीट भी किया जाना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि खाली इसका फॉर्म चेंज हुआ, राइट, कि सीधा बम ब्लास्ट नहीं कर सकते तो छोटा छोटा मॉब को भड़का के जगह जगह आग लगवाओ। उस मॉडल को इन्होंने दिल्ली में लगाया और अब वो प्रूव हो रहा है। एक और चीज प्रूव हो रही है, मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं गूगल करो, उमर खालिद के साथ सपोर्ट में कौन लोग खड़े हैं, ताहिर हुसैन के सपोर्ट में कौन लोग खड़े हैं, कौन सा मीडिया वाला, कौन सा नेता और कौन सा वकील। उसके बाद गूगल करो कि पीएफआई के साथ कौन खड़ा है, कौन सा मीडिया वाला, कौन सा राजनेता, कौन सा वकील। उसके बाद गूगल करो सिमी के साथ कौन खड़ा था, कौन सा मीडिया वाला, कौन सा लॉयर, कौन सा राजनेता। और उसके बाद गूगल करो कि तुम्हारा याकूब मेनन के साथ कौन खड़ा था, अहमदाबाद ब्लास्ट वालों के साथ कौन खड़ा, कसाब के साथ कौन खड़ा था। ये सब गूगल करो, सेम नाम आपको निकल के आएगा, वही लॉयर, वही मीडिया, वही नेता। तो आप कभी इस देश के विक्टिम्स के साथ नहीं खड़े होंगे, इस देश के जो आतंक से पीड़ित लोग हैं उनके साथ नहीं खड़े होंगे, आप हमेशा आतंकवादियों के साथ ही खड़े होंगे। और इसको एक पैरामीटर आप मान लो,
ये जिधर खड़े हैं उधर दहशत है, उधर आतंक है, उधर टेरर है, क्योंकि एक पैटर्न है इन लोगों का। So I agree with you. Delhi riots, it was almost like a test run for a terror attack, and it was a terror attack, especially जबकि ISIS angle इतना सामने है, सामने हाँ। आ गया है, उनके चैट्स हैं और वो ISIS मॉड्यूल में अंदर गए हैं. So then my question is, और ये क्वेश्चन शायद इसका आंसर मैंने चार्जशीट्स पढ़े हैं, मैंने सारा कुछ रिसर्च किया है, लिखा है दिल्ली राइट्स के ऊपर, बात की है, लेकिन ये मैं आज तक नहीं समझ पाई. When Ratan Lal was being lynched, when Ankit Sharma was being murdered, जब ला इलाहा इल्लल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लग के पथराव किया जा रहा था, मोलोटोव कॉकटेल्स, एसिड पाउचेस, पेट्रोल बम्स, सब जगह तबाही थी. Why did the Delhi police not open fire? This is something कि मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे पास ये विजुअल्स है that Delhi police was so, I won't say helpless, because उन्होंने eventually 3-3.5 दिन के अंदर वायलेंस कंट्रोल किया, लेकिन जिस तरह से वो उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, जिस तरह से उनकी लिंचिंग हो रही थी, इन वन ऑफ द चार्जशीट्स उन्होंने ये भी बोला है, आई थिंक इट्स द मोहन नर्सिंग होम चार्जशीट, कि हिंदू जब सेल्फ डिफेंस के लिए निकले बाहर तो उनके वजह से हमारी भी जानें बची हैं. दिस इज व्हाट द दिल्ली पुलिस हैज सेड ऑन रिकॉर्ड इन वन ऑफ द चार्जशीट्स. Why did they not fire? What are these weapons good for? अगर इस तरह के राइट में वो गोली चलाकर अपने वेपन्स यूज देखिए, करके मैं peace बताता हूँ maintain अनुपुर, नहीं क्योंकि कर मैं वहाँ पे उस सिचुएशन में रहा Yeah. और उन लोगों के साथ जुड़ा रहा. बहुत सारे लोग जो विक्टिम्स भी हैं और बहुत सारे लोग जो बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन में हैं. तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, दिल्ली पुलिस ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया. वो लोग ये चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए, दे वांटेड, और इसीलिए उन्होंने अपने औरतें और बच्चे आगे रखे हुए थे. दे वांटेड कि बच्चा मरे या औरत मरे, और पुलिस एक गोली चलाती, वो किसी को लगती नहीं लगती, 4 गोली वो खुद चला के अपने लोगों को मारते उसके बाद. Right. ये उनका, यही उनका मॉडल था, यही उनका प्लान था. दे वांटेड कि 4 लड़का मरे, 4 बच्चा मरे, और इसके बाद उनकी लाशों के ऊपर ये पूरा देश चलाए. और दिल्ली पुलिस ने अपना जवान खोया है, दिल्ली पुलिस ने अपने अफसर को खोया. लगभग दिल्ली पुलिस के ना जाने कितने जवानों के ऊपर पथराव हुए हैं, चोटें लगी हैं, अस्पताल में भर्ती हुए हैं, बहुत कुछ खोया दिल्ली पुलिस ने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शहर को बचाया है. सबसे पहली बात तो खाली 3 दिन में उन्होंने वायलेंस कंट्रोल किया, ये नहीं है, उन्होंने इस वायलेंस को स्प्रेड नहीं होने दिया. Spread you. Correct. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बियॉन्ड Yeah. ये आग उन्होंने कहीं नहीं भरने दी. जामा मस्जिद के इलाके में आग नहीं लगने दी, जहांगीरपुरी के इलाके में आग नहीं लगने दी, आपके जामिया के इलाके में, जबकि ये सब हॉट स्पॉट्स थे. आपका इंदरपुरी, ये हॉट स्पॉट थे, वहाँ दंगे की उतनी ही बड़ी तैयारी थी जितनी बड़ी तैयारी यहाँ पर थी. लेकिन दिल्ली पुलिस ने, वो भी किस सिचुएशन में, जब ये चाहते थे कि पूरी दुनिया के सामने दिल्ली जले. दे प्लान्ड इट डेट वाइज कि इधर अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, इधर दिल्ली जलाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी. होने नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने. तो मुझे लगता है कि उन 3 दिनों में भी दिल्ली पुलिस का रोल, और उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन, दिस इज फर्स्ट रॉयट्स इन्वेस्टिगेशन इन दिस कंट्री जिसका इतना इन डेप्थ चार्जशीट आ रहा है, जिसमें लोग जेल में हैं, जिसमें हमको विक्टिम्स के नाम भी पता है. इससे पहले आपको विक्टिम्स के नाम भी नहीं पता होंगे इस देश के जितने दंगों में कौन लोग मारे गए होंगे. तो मुझे ये लगता है कि सवाल तो उठने ही चाहिए, मीडिया का काम है, आपका काम है सवाल उठाना, कमी भी बतानी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के हर उस जवान, दिल्ली पुलिस के हर उस अधिकारी, उसको एक बार सलाम भी करना चाहिए जिन्होंने इस शहर को बचाया है, आज तक भी बचा रहे हैं, और उन अपराधियों को एक एक करके उनकी कमर तोड़ी जा रही है. PFI का पूरा नेटवर्क हो, या अभी अरशद वारसी को अरेस्ट करना हो, दिल्ली पुलिस रुकी नहीं है बहुत. तो आई थिंक लेट्स ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट जो उन्होंने किया है, देन वी कैन स्टार्ट रेजिंग द फिंगर की जो नहीं किया. पर मुझे लगता है कि सामने से वो होते हुए बहुत हाईली प्रोफेशनल पुलिस फोर्स कैन डू जो दिल्ली पुलिस ने डिलीवर करके दिया है. अदरवाइज कोई भी और फोर्स वही करती जो पहला हमारा इंस्टिंक्ट कहता है. लेकिन शायद दैट्स व्हाट दे वांटेड. जब इन्होंने चांदबाग में प्लानिंग की कि पुलिस वालों को मारेंगे, और उस प्लानिंग में छोटे लोग नहीं बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे. ये 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख की चांदबाग की जो मीटिंग्स हैं, उसमें इन्होंने जो प्लानिंग की है
वाई दे अटैक्ट डीसीपी अमित शर्मा, वाई दे अटैक्ट कांस्टेबल रतन लाल, सबसे पहले पुलिस वाले पे मारा, क्योंकि दे वांटेड पुलिस टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर, और उसके बाद आई थिंक पुलिस उनके ही गेम में फंसती, द वे दे वांटेड थिंग्स टू गो। तो आई थिंक पुलिस का जो संयम है उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए, और मैं इस मामले में मैं हम दिल्ली पुलिस के एहसानमंद है। So almost 3 years दिल्ली राइट्स को, एंटी हिंदू राइट्स को, और आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम कि हम ऐसे 2-3 क्वेश्चंस पे थोड़ा सा पॉन्डर करें एंड मे बी वी ट्राई एंड फाइंड द आंसर्स, क्योंकि अब जो केस है वो वायलेंस से निकल के इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस के ऊपर चला गया है। सो वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस इज दैट चार्जशीट्स के हिसाब से कंस्पिरेसी 5 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई, जहाँ पर शर्जील इमाम गॉट इन्वॉल्व। आई थिंक 8 तारीख या 8th और 9th को देयर वाज दिस अंडरग्राउंड मीटिंग वेयर इवन योगेंद्र यादव वाज इन्वॉल्व, शर्जील इमाम वाज इन्वॉल्व, उमर खालिद वाज इन्वॉल्व, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अरशद वारसी का भी रोल निकला। द कंस्पिरेसी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द 5th ऑफ दिसंबर। आप और मैं जैसे जो लोग हैं वो हम दिसंबर से चिल्ला रहे थे 2019 दिसंबर से, that every day ये small scale violence हो रहा है, they are building up to something big. In fact, एक रिपोर्ट था जहाँ पे I had joined an NLUI WhatsApp group, I don't know if you remember, और वहाँ पर भी बहुत सारा वायलेंस का बात हो रहा था, असम के चिकन नेक का बात हो रहा था। It was quite elaborate, और दिसंबर से हमको पता था, we didn't know when, we didn't know whether it would be Jan or Feb, but we knew that it was building up to something major. बाद में जो डिटेल्स सामने आए, the kind of catapults that were made, acid pouches, stones, the country made guns जो कट्टे होते हैं, वो जिस तरह की तैयारी थी, जिस तरह की प्लानिंग थी, वो संभव ही नहीं है कि इतना सारा हथियार, इवन ऑन टॉप ऑफ मॉस्क्स जिस तरह के पत्थर थे और हथियार थे, कि वो हफ्ते 10 दिन में इकट्ठा हो सकते हैं। This was a long drawn battle plan to burn Delhi and to burn Hindus. अगर ये आपको और मुझे पता है तो गवर्नमेंट को भी पता होगा, कुछ तो इंडिकेशन होंगे, इंटेलिजेंस इंडिकेशंस, कि इतने बड़े मात्रा में फंड्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, पीएफआई का पैसा यहाँ वहाँ हो रहा है। शर्जील इमाम even went to, no sorry not शर्जील इमाम, was it शर्जील इमाम or उमर खालिद who went to देवबंद also, उमर खालिद, हाँ, to get those funds. पैसों का हो रहा है। Even there was a meeting with जाकिर नाइक के साथ भी मीटिंग था, that is also in the charge sheets. So पैसे का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ताहिर हुसैन was also involved right from January 8 in शाहीन बाग मीटिंग। हथियार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स भी हथियार और पैसे इधर उधर आ रहे हैं। तो इंटेलिजेंस को कुछ तो इंडिकेशन होगा that something is off. Why were we unable to stop this preemptively? मैं आपको बताता हूँ नुपुर जी, क्या होता है ना, जो रोक लिए उनकी तो चर्चा ही नहीं है, राइट। तो ये एक नहीं रुका, लेकिन न जाने कितने रुके जिनकी चर्चा कभी नहीं होगी। जो बम नहीं फटे, जो बम लगाए गए, जो बम बनाए गए, जिनकी साजिशें रची गई, जो दंगे नहीं हुए, उनकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा रिसेंटली, इजराइल, सब कुछ है, सिक्योरिटी है, डिफेंस है, सब कुछ है, एवरी डे दे आर ट्राइंग समथिंग। एक दिन हमारा सक्सेसफुल हुआ, 1000 दिन ट्राई किया, एक दिन सक्सेसफुल हुआ, 999 टाइम फेल हुआ। लेकिन आज बात वो एक दिन की फेलियर की होगी या एक दिन का प्रॉपर रिस्पॉन्स ना होने की होगी। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। इट इज़ नॉट कि उन्होंने एक ही प्लान किया और वो सफल हो गया। अगर आप पीछे जाते हैं 5 अगस्त के बाद, जब ये CAA आया, उसके बाद से आप जाएं और उसमें देश में वायलेंस का पैटर्न देखें, वो मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन हो, वो बंगाल हो, वो साउथ हो, वो कर्नाटक हो, आंध्रा हो, यूपी हो, तो मैसिव नेशन वाइड वायलेंस की करने की कोशिश की गई, प्लान किया गया, और ये सब कुछ हुआ है। और वो सरकारें और तंत्र उसको रोकने में और कुचलने में कामयाब हुआ। तब ये आई थिंक दिस वाज देयर प्लान बी कि औरत और बच्चों को आगे करो और उसको आगे करके इसको तब वायलेंस की तरफ लेकर जाओ। तो और ये भी खाली इनका ये कोई इतना लिमिटेड प्लान हो ये मैं नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने दिल्ली 10 जगह बंद की थी।
और ऐसा देश में लगभग 150 जगह बंद था, तो आउट ऑफ एवरीवेयर एक जगह पार्शियल, क्योंकि दिल्ली में भी उनका जो जो हथियार थे वो खाली इतने लोगों को मारने वाला हथियार नहीं थे, नहीं। हथियार तो हजारों लोगों को मारने वाले इकट्ठा था। हजारों मतलब दिस वाज जो हथियार मिले हैं और जो चार्जशीट में हाँ, दर्ज खाली उतना ही काउंट करें तो इट जो इज हाँ जेनोसाइड हाँ लेवल हाँ हाँ वेपन्स। हाँ, so they failed 100%. to achieve what they wanted to achieve. They have not achieved what they wanted to achieve. Do The you- scale Yeah. the scale that they planned, और जो भी उसका उन्होंने पूरा पूरा सोचा था विस्तार, दोनों में वो कहीं भी सफल नहीं हुए। तो इसीलिए मेरे को तभी इसीलिए क्योंकि मैं ये सारी प्रोसेसेस को अब देख रहा हूँ, इनके बीच में हूँ, तो मैं ये मेरे पास ये मानने का कारण है और आधार है कि हम बोल सकते हैं कि रुका क्यों नहीं, क्योंकि जो रुके उनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। Right. Now, in retrospect, Hmm. 3 years on, 3.5 years on, was it a mistake to not stop Shaheen Bagh? Because मैंने भी ये काफ़ी स्पीचेस में बोला है कि मुश्किल है for any government, because ये लोग फ्रंट किए ओल्ड विमेन, यंग विमेन, चिल्ड्रन, उनको फ्रंट में बैठा के पूरा शहीन बाग हुआ गया। अंदर अंदर देयर वर मेन गार्डिंग द एंट्रेंस, देयर वर मेन टेलिंग द विमेन व्हाट टू डू। ये सारा कुछ शहीन बाग में हुआ। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ मस्क्यूलर एक्शन, क्योंकि आपका परसेप्शन यही होगा कि आप औरतों और बच्चों के ऊपर, विमेन और बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सो फॉर एनी गवर्नमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है शहीन बाग जैसे सिचुएशन को डील करना। बट इन रेट्रोस्पेक्ट, should the government have done something to end the Shaheen Bagh blockade? Because अब कई बार बोलते हैं कि maybe it was politics, maybe BJP wanted कि शहीन बाग बढ़ जाए ताकि इलेक्शंस में they can gain. नहीं, अगर देखो पहले तो इसी को मैं जवाब दे देता हूँ। अगर बीजेपी चाहती कि इलेक्शन से इसका कोई फायदा हो तो इसका स्वरूप ही कुछ और होता। आई थिंक बीजेपी इस तरह के सिचुएशंस का पॉलिटिकल कोई बेनिफिट ले या माइलेज ले, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और बल्कि इलेक्शन के दौरान मैं बोल रहा था और भी तो हमारे ऊपर तो बैन ही लगाया गया उस वक्त, तो इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का दूर दूर तक कोशिश नहीं था। लेना होता तो कांग्रेस के टाइम के दंगे हमने देखे हैं। इस देश में दंगे किसकी सरकारों में हुए वो भी मुझे लगता है किसी दिन ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों को पता चलना चाहिए कि दंगे हुए किसकी सरकारों में हैं और बंद किसकी सरकारों में हुए हैं। दंगों से पॉलिटिकल माइलेज लेता कौन था, इस देश के सबसे बड़े दंगे कब हुए हैं और किन की सरकारों में हुए हैं। पर दूसरी चीज की क्या शाहीन बाग को बाय फोर्स रोका जा सकता था, कुछ किया जा सकता था? मेरे को क्या लगता है कि बाद में पीछे मुड़ के तो कौन सी पेंटिंग में कौन सा रंग गलत लगा है बताना बहुत आसान है, लेकिन आई थिंक दे वांटेड कि रोका जाए। वो उनका गेम था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एंड आई थिंक उनको ये आइडिया ही नहीं था कि ये उनको एज तक लाया गया। इतना लंबा के लिए वो तैयार नहीं थे। जो भी शाहीन बाग को तंबू गाड़ के बैठे थे या कुछ भी करके बैठे थे, आई थिंक अगर आप इसको थोड़ा भी ध्यान से देखें तो उनको निचोड़ दिया गया। आज पीएफआई एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नेटवर्क खत्म है, उसके लोग जेल में हैं, उनका फाइनेंशियल सिस्टम लगभग तोड़ दिया गया है। एक एक करके रोज, आज भी जिस वक्त आप और हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 29 लोकेशन पे एनआईए की छापेमारी चल रही है, पीएफआई के लोगों को पकड़ रहे हैं। तो आई थिंक वो पूरा शाहीन बाग के थ्रू उनका सब कुछ एक्सपोज हो गया। उनको पैसा कौन देता है, उनका सपोर्ट कौन करता है, उनके लिए सिंपैथेटिक कौन है, उनका बैकअप क्या है, एवरीथिंग इज आउट देयर फॉर एजेंसीज टू क्रैक डाउन। तो मुझे ये लगता है कि दंगों के मामले में भी जो उन्होंने प्लान किया था वो फेल हुए। शाहीन बाग और इस प्रोटेस्ट का भी जो आउटकम, डिजायर्ड आउटकम वो चाहते थे, उनको नहीं मिला है। और इस देश में जिस प्रकार का आग लगाने का एजेंडा था वो आग तो नहीं लगा पाए वो। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा किसी भी सरकार का। चाहे तो लोग बोलें कि आग लगता तो किसी को पॉलिटिकल फायदा होता, कुछ होता, लेकिन सामने वाले ने तेल, कपड़ा सब ला के रख दिया पर आग लगा नहीं पाया वैसा जैसा आग वो चाहता था। नाउ जहाँ तक केसेस का सवाल है दिल्ली राइट्स को लेकर,
a lot of the cases are actually falling apart. A lot of the cases are going great as well. जैसे जो 59/2020 charge sheet है, the conspiracy charge sheet. I think that's quite watertight. I have read the full 15,000 page charge sheet. It's a watertight charge sheet. There's a lot of evidence. There are speeches, WhatsApp chats, locations, everything. In fact, if people don't know, there are a lot of Muslim witnesses themselves. Yes. अब जैसे वो जो पिक्चर है जहाँ पे योगेंद्र यादव और शर्जील इमाम और ये लोग अंडरग्राउंड मीटिंग में हैं, ये पिक्चर किसी ने अंदर से दी है पुलिस को. So I think people also need to realize that there are a lot of approvals इनफैक्ट ओवैस from ने inside. जो Owais, yeah. लिखा Sultan Owais. व्हाट्सएप पे, वो तो उसने पहले ही लिखा ना Yeah. दंगों से पहले कि आप लोग बाहर से लोग ला रहे हो, वायलेंस करना चाहते हो, हमारे बिल्कुल. लोगों को मरवाओगे, आप तो आग लगा के चले जाओगे, हम लोग मारे जाएंगे. तो वो ग्रुप में लिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग नहीं थे जो इस चीज को देख रहे थे. दे वर एबल टू सी थ्रू इट. इनफैक्ट ये जो एलिगेशन था कि आप विसल ब्लोअर है, वो भी तो उसी से हाँ, शुरू वहीं हुआ से शुरू कि हुआ they था, were हाँ, threatening कि yes. आप बाहर Yes. इंफॉर्मेशन मत दीजिए. But where, as far as a conspiracy charge sheet is concerned, it's solid, it's watertight. But हमने और भी ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पर witnesses are backing off. अब उनको भी हम 100% ब्लेम नहीं कर सकते. उनको उसी एरिया में रहना है, उनके नेबर वही मुसलमान हैं जो उन्होंने पहले उनकी दुकान जलाई थी. तो आज अगर वो आके विटनेस बन जाए तो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी होता है. उनको नहीं पता, वो कल भी आके उनकी दोबारा से दुकान जला सकते हैं. सो लॉट ऑफ केसेस आर crumbling and a lot of cases are perhaps hitting a roadblock क्योंकि कई सारे विटनेसेस बैक डाउन कर रहे हैं. कई सारे विटनेसेस बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें प्रोटेक्शन ही नहीं है. हम कैसे आके बोले आपके लिए, कैसे बताएं? कल को आकर वही लोग हमारी दुकानें और घर वापस से जला देंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा लेंगे, हम क्या करेंगे? What is the solution to that? क्योंकि दिल्ली पुलिस, I understand that a lot of people, officers also change over the years. तो शायद जो नए ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ ऐसे होंगे who are dealing with these cases कि उनको पूरी केस की हिस्ट्री नहीं पता, पूरे चार्ज शीट्स नहीं पता. कितने लोगों ने पढ़ी है? पुलिस ने खुद ने बैठ के 50,000 पेजेस तो नहीं पढ़ सकते. तो going forward, what is the solution to this? Because some cases are falling apart and we don't have the नहीं, kind of देखो lawyers इसका from our देखो side. नुपुर, इसमें ना हम दो अलग दुनिया में रहते हैं. उनकी तरफ जो सिस्टम है वकीलों का, हेल्प करने का, थ्रेट करने का, सामने वाले के विटनेस को पिन पॉइंट करने का, मैन टू मैन मार्किंग करने का, उसका हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं है. और मैंने दिल्ली दंगों में इस बात को बहुत क्लोजली देखा है. को हमारा कोई बेगुनाह जेल में है तो आपको उसके लिए वकील ढूंढना, सपोर्ट सिस्टम ढूंढना, फैमिली को संभालना, ये बहुत बड़ा टास्क है. दे हैव अ रेडीमेड मैकेनिज्म फॉर एवरीथिंग, क्रिमिनल्स को बचाने का भी. तो दिल्ली दंगे इन चीज़ों को सामने लेके आ रहे हैं. हो तो ये हमेशा से रहा होगा. ये क्योंकि दिल्ली में है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में है, क्योंकि पुलिस एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है कि बचाया जाए अपराधियों को, तो क्या ये चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं. तो मैं क्योंकि इन परिवारों से मिलता हूँ, जो विटनेस हैं उनसे भी मिलता हूँ, जो पीड़ित हैं उनसे भी मिलता हूँ. आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम. जितना पॉसिबल है हम लोग साथ भी हैं. लेकिन मैं ये बात को समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पर तो मैन टू मैन मार्किंग है. क्या उस गली का ये लड़का है, उसका ये परिवार है, उसका ये है, इसके खिलाफ ये 4 झूठा केस लगा दो. थाने का 4 दिन चक्कर काटेगा, अपने आप आके टूट के बोलेगा कि भैया मैं नहीं जा रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा इस चक्कर में. बहुत ज़्यादा एक्चुअल फिजिकल वायलेंस के थ्रेट से ज़्यादा, जिसको तो आप फिर भी प्रोटेक्शन दे सकते हो बॉडीगार्ड देकर, ये जो कंटिन्यूअसली उनको इकोनॉमिकली तोड़ना, वो करना, ये जो है, इसका कोई बहुत रातों रात इसका कोई अल्टरनेटिव या इसका कोई प्रोटेक्शन प्लान बन जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. वी ऑल नीड टू लर्न एंड टेक अ संकल्प कि अपना पास में वैसा प्रोटेक्शन अपने लोगों को हम दे पाएँ कभी ना कभी. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज़ नो इजी सॉल्यूशन, लेकिन देयर इज़ अ थ्रेट एंड देयर आर पीपल who have a mechanism in place. We don't have. और वो खाली सरकारों से या पुलिस से हो पाएगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता. आई थिंक सोसाइटी, एज ए सोसाइटी, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले थ्रेट है क्या. अनलेस एंड अनटिल वी नो द थ्रेट, तब तक हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं. एंड आई थिंक हम बहुत बच्चे हैं उस थ्रेट के सामने. जैसे आप और मैं बात कर रहे थे, हाउ जमीयत उलेमा ए हिंद
कम बहुत ओपनली उन्होंने बोला था कि वी विल प्रोवाइड फंड्स, वी विल प्रोवाइड लीगल हेल्प, वी विल प्रोवाइड ऑल द हेल्प दैट द मुस्लिम अक्यूज नीड in the case of the Delhi anti-Hindu riots. And then you were in fact mentioning that where is Jamiat Ulema-e-Hind getting the money? And I don't think most Hindus को समझ में भी आ रहा होगा कि वो जो जाकर दुकानों से प्रोड्यूस खरीद रहे हैं, मीट खरीद रहे हैं, उससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हाउ मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रामनवमी के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान यात्रा निकली, जुलूस निकला, और जहांगीरपुरी में उस जुलूस के ऊपर पत्थर चलाया और गोली भी चली। हमारा मेढा लाल जी, आई थिंक सब इंस्पेक्टर है, उनके इधर गोली लगी, इधर इसलिए लगी, गोली छाती पे मारी, उस वक्त उनका हाथ ऐसा था तो इधर लगी, तो वो जिंदा बच गए। उनकी धर्मपत्नी का कोई व्रत जगदम्बा ने स्वीकार किया, वो जिंदा बच गए। मैं मिल के आया मेढा लाल जी से। गोली चली, पत्थर चला, सब कुछ हुआ। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी से एक कबाड़ी अंसार को अरेस्ट किया, सबके सामने मीडिया फुटेज है। जब अरेस्ट किया तो वो ऐसे पुष्पा बन के जा रहा है, आपने देखा होगा, इट्स अ फेमस वीडियो। उसको कोई डर नहीं था। हमने सोचा ये डर क्यों नहीं रहा, इसको तो पुलिस ने दंगे में अरेस्ट किया है। विद इन 12 आवर्स वी रियलाइज कि क्यों नहीं डर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में रात को अरेस्ट हो रहा है, अगले दिन सुबह 9 बजने से पहले सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े 5 वकील खड़े हैं, वो जहांगीरपुरी के लिए, कबाड़ी के लिए। आप और मैं अपना घर भी बेच देना तो वो 5 वकील का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हम 12 घंटे में, बिल्कुल। और उनका जो फीस है वो देने की हमारी औकात नहीं है। जहांगीरपुरी के कबाड़ी को वो वकील कैसे मिले? मैंने इस मामले में थोड़ा डिग किया, थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि मैं ये हिल गया कि यार ये जहांगीरपुरी के कबाड़ी को ये 5 वकील, इसका तो ये उनके वकील के घर के दरवाजे पे जाके घंटी भी बजाएगा तो भी उसको मार के भगा दिया जाएगा। और कितना भी बड़ा आदमी हो 12 घंटे में इन 5 वकीलों को खड़ा नहीं कर सकता इस देश का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, सेठ, धन्ना सेठ, अंबानी, अडानी, 5 वकील 12 घंटे में खड़ा कर दे पहले से, अगर उसके सिस्टम में नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए कैसे खड़े हुए, उसको डिग किया तो पता लगा कि ये तो जमीयत उलेमा हिंद ने दिया है। किसके लिए दिया है? जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए दिया है। तो फिर मेरे को ये लगा कि जमीयत उलेमा हिंद कैसे दे रहा है, कौन है जमीयत उलेमा हिंद? तो पता लगा कि ये तो सबको वकील दे रहा है। अहमदाबाद में जो ब्लास्ट में कन्विक्टेड टेररिस्ट, नॉट कि जिनके ऊपर आरोप है, जिनको कोर्ट से सजा मिल चुकी है कि ये आतंकवादी हैं, वो 56 लोग मारे गए हैं उनके हमले में। दे किल्ड 56 पीपल इन अहमदाबाद। उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वकील कौन दे रहा है? जमीयत उलेमा हिंद दे रहा है। दिल्ली दंगों के लिए वकील कौन दे रहा है? जमीयत उलेमा हिंद दे रहा है। और छुपा के नहीं कर रहा, बोल के कर रहा है कि हम इनका केस लड़ेंगे, इनका केस लड़ेंगे, हाईकोर्ट में भी तो फिर मैं सोचा कि ये कहां से, इस पे इसका मतलब जो पैसा है वो ब्लैक नहीं है, सफेद पैसे से लड़ रहा है, तो बोल के लड़ रहा है, तो कहां से आया पैसा? तब पता लगता है नुपुर जी, जो आपने बोला कि आप हलाल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसका पैसा 5% जमीयत उलेमा हिंद पे जा रहा है। तो क्या बाल कटाने से गर्दन कटाने का फंडिंग कर रहे क्या? ये सोचने का बात है। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ हलाल, मैं किसी धर्म की प्रैक्टिस के खिलाफ नहीं हूं। आपका कोई प्रैक्टिस है, आपका रूल है, यू फॉलो इट, एक एक चीज फॉलो करो, बट देन पैसा जा किधर रहा है? क्या ये तुम्हारे धर्म में अलाउ है आतंकवादियों का केस लड़ा जाए इस पैसे से? कहीं परमिशन है क्या? और परमिशन है तो लेट एवरीवन नो अबाउट इट। एंड आई थिंक देयर इज टाइम हैज कम, वी नीड टू टॉक अबाउट इस इकोनॉमिक बॉयकॉट की जो किया जा रहा है हलाल के नाम पर। इट्स अ इकोनॉमिक बॉयकॉट मॉडल एंड देयर इज अ नीड टू हैव अ डायलॉग अबाउट इट। I'm not saying you stop it, you ban it or anything, but let's talk about it, let people know about it, and let people know where the funds are going, how the funds are coming, and where the funds are going. That transparency need to be there. Before we move on to the next segment, क्योंकि Delhi riots में we have spoken about it, एक जो slogan है which has been popularized by the left, global left, to blame Hindus for a riot which was against Hindus by the Muslims, इस देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। एंड उसके वजह से मिस्टर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, एवरीबडी सब नेट में आ गए हैं। एंड द इस्लामिस्ट एंड द लेफ्टिस्ट ब्लेम देम फॉर अ वायलेंस परपेट्रेटेड by the Muslims. The conspiracy started on 5th December 2019.
Every single day there was violence against Hindus. Every single day the conspiracy was furthered to teach kafirs a lesson. Words that are not mine, that are Tahir Hussein's. Every single day there were weapons which were amassed and money which was amassed to teach kafirs a lesson. You are blamed, or before anybody else is blamed, for such slogans which was in response, जो एक colloquial response था to the kind of violence that we saw against Hindus. But I want to add Yeah. one thing here. कई लोगों ने सवाल पूछा कि ये गद्दारों बोला तो तुम्हारे को पेट में दर्द क्यों हुआ? कई लोगों ने सवाल पूछा, अभी उसका आंसर मिल गया कि ये गद्दार है कौन, चाइना का पैसा किसके पास जा रहा किसके था, पास जा रहा था? यही Absolutely. अभिसार, ये लोग अल्टीमेटली तुम चाइना का पैसा लेके काम कर रहे हो, इसीलिए गद्दार सुनते ही है, इनको ऐसा लगता था इनको ही बोला जा रहा है। अरशद वारसी है व्हाटएवर, ये जामिया का जो अरशद है, ये ISIS के साथ है, तो इनको ये लगता था कि किसी ने इनका सच पकड़ लिया, आई थिंक। तो मैं अभी कि गद्दार बोला तो तुम्हें क्यों दर्द हुआ, अभी उसका एविडेंस सामने है। नहीं, ऑल्सो कपिल जी, ये तो शुरुआत से हो रहा है। आज महाशय राजपाल के समय क्या हुआ था? मुसलमानों ने 2 किताब लिखा हिंदुओं के खिलाफ। जब महाशय राजपाल ने रंगीला रसूल पब्लिश किया, वो 2 किताबों के रिस्पॉन्स में, तो महाशय राजपाल की गर्दन कटी, 295A आया, द ब्रिटिश बॉट द लॉ, द इस्लामिस्ट टुक द स्ट्रीट्स, हजारों लाखों में वो आके दंगे किए। इस सिचुएशन में भी anything that is said as a response to a provocation to slogans ये तो like रिस्पॉन्स जिन्ना भी नहीं, वाली मैं आपको आजादी। बताता हूँ नूपुर जी, इस स्लोगन के बारे में ना लोगों को बहुत क्लैरिटी होने की जरूरत है। ये स्लोगन, यही नारे, क्या सत्ता के दलालों को जूते मारो, ये करो देश के, ये संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नारे हैं, ये आज के नारे नहीं है। Yeah. आप इसको एक पर्टिकुलर ट्विस्ट दे रहे हैं। VP सिंह ने भी ये नारे लगाए हैं, गोली नहीं बोला तो जूते बोला। ये संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण और लोहिया और उनके लोगों ने भी यही नारे लगाए हैं। ये आप इसको जानबूझ के एक पर्टिकुलर ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हो कि ये कोई सांप्रदायिक और किसी धर्म के खिलाफ या कुछ है। पहली बात तो इस नारे में ही धर्म कहीं नहीं है ना। मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कहता हूं इससे कोई मत लगाओ इस देश में, नारा नहीं लगना चाहिए, लेकिन झूठ मत बोलो कि ये अभी शुरू हुआ है। ये लोहिया, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, आपातकाल के विरोधी नारा, VP सिंह का नारा, मंडल के समय, ये सब टाइम पे ये ही लैंग्वेज, exact tone, exact language, exact slogan was used in this country. So let's say कि ये गलत है तो सबके लिए ही गलत है, इसको आप एक गलत ट्विस्ट मत दीजिए। नहीं, बट कपिल मिश्रा जी, ये भी प्रॉब्लम है कि जो नारे दिसंबर से लगते आ रहे थे, फ्रॉम सोनिया गांधी सिंह आर पार की लड़ाई, जिन्ना वाली आजादी, हिंदुओं की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व की केवल कब्र कह नहीं रहे खुदेगी, थे, योगी की कब्र केवल कह नहीं रहे थे, उनके हर नारे के बाद एक वायलेंस हो रहा था। जिस दिन वो बोले कि आप सड़कों पे उतरो, उसके 2 दिन के बाद जामा मस्जिद से मॉब निकल रही है, दिल्ली गेट में आग लगा रही है। हर्षमंदर ने जब बोला, उसके बाद अमानतुल्लाह खान ने जब बोला, सो उनके हर स्पीच के बाद हम ये नहीं कह रहे कि हम ये प्रोवोकिंग स्पीच है, वो प्रोवोक होके वायलेंस में रिजल्ट भी हो रहा है, तो वो कनेक्शन सामने से दिखाई दे रहा है। और इस हर स्पीच के पीछे जिस पाप को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, वो शाहीन बाग का पाप था, जिसका अल्टीमेटली कीमत हर दिल्ली वाले ने चुकाई है। तो हेट स्पीच क्या है? और मेरे को ये लगता है कि इस देश की सर्वोच्च अदालत को हेट स्पीच डिफाइन करनी चाहिए। लेट्स डिफाइन व्हाट इज हेट स्पीच। और अगर हेट स्पीच आप डिफाइन करेंगे तो स्टालिन के ऊपर भी लागू होगी। हेट स्पीच आप डिफाइन करेंगे तो सोनिया गांधी के ऊपर भी लागू होगी। हेट स्पीच आप डिफाइन करेंगे तो अभी जो खड़गे जी का सुपुत्र जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी लागू होगी। आपने हेट स्पीच को भी वही बना दिया कि आप धर्म देख के और जात देख के, जो आप पहले विक्टिम और अपराधी डिसाइड करते थे, आप हेट स्पीच भी यही देख के डिसाइड कर रहे हो। आप एक कॉन्क्रीट टर्म में इस देश में डिफाइन कर दीजिए हेट स्पीच क्या है। और इस देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर हो रही हैं, दिन में कई बार हो रही हैं, हेट स्पीच की किसी भी डेफिनेशन में परफेक्टली फिट होंगी। On that note, I recommend कि सब सीताराम गोयल जी की the Calcutta Quran petition पढ़े. It was a fantastic petition. It was obviously thrown out, but पढ़ने लायक है वो एक किताब, and that petition is worth reading because I think everybody should know what the contours of hate speech are. Yes. Now, my last question on Delhi riots, and then we go on to the political aspects of Delhi BJP. Yogendra Yadav, Harsh Mandar, Sonia Gandhi, Amanatullah Khan, there are so many players in Delhi riots.
जो आज तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है, अमनतुल्ला खान के खिलाफ है, बट देर आर सो मेनी अदर्स हु आर नॉट बीइंग पुट इन जेल फॉर देयर रोल, जबकि उनका रोल काफी हद तक डिफाइंड है इन द चार्जशीट्स। डू यू फोरसी कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? आई डोंट फोरसी बट आई होप, आई प्रे एवरी सिंगल डे। Yeah. हर दिन मैं इस आशा के साथ और इस प्रार्थना के साथ सोचता हूँ कि आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के साथ न्याय नहीं होगा जब तक कि चाकू चलाने वाला हाथ में चाकू पकड़ाने वाला दिमाग और उस दिमाग में जहर भरने वाले लोग, ये सारे नहीं पकड़े जाते। अभी क्या है, हम 2 स्टेप तक आए हैं, तीसरे स्टेप तक नहीं गए। चाहे वो योगेंद्र यादव जी हों, चाहे वो हर्षमंदर जी हों, चाहे वो हर एक व्यक्ति जिसने ये बोला कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, जो उस मंच पे खड़ा था, जिसने वहाँ पे माइक उठाया, जिसने वहाँ पे नारे लगाए, जिसने सड़कों को बंद करने का सपोर्ट किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो हर एक आदमी के हाथ अंकित शर्मा जी के, दिलबर नेगी जी के, रतन लाल जी के खून से रंगे हुए हैं और ये पाप उनके साथ जाएगा। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी व्यक्ति इस पाप से कभी भी मुक्त हो पाएगा और न्याय अधूरा है। और तब तक न्याय अधूरा है जब तक ये सब पापी किसी ना किसी रूप में इनको सजा नहीं मिलती, तब तक ये न्याय अधूरा है।